वीडियो क्लियर है ना? यस। हम लोग कल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन किन मैट्रिक्स का पॉसिबल है वो देखा था। आज एक काम करते हैं, कुछ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, जिससे आपको और आइडिया होता है। 1 -2 and 3 -4 2 5 4 2 5 और ये मैट्रिक्स है 2 3 4 5 2 1। इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले क्या, इसका ऑर्डर चेक करेंगे। क्या है? 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल है, तो प्रोडक्ट होगा। जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। अब देखिए, रो कॉलम, जो प्री मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है उसकी रो पोस्ट मल्टीप्लाई की कॉलम, ये हो जाएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो रो आपको यहाँ से मिलेगी और कॉलम यहाँ से मिलेगी। ये फर्स्ट रो हो गई, फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट करो, और जहाँ पे भी एलिमेंट सेपरेट हो रहा है वहाँ पे प्लस लगा, ये बन जाएगा 1 into 2 plus -2 into 4 plus 3 into 2। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये यहाँ पे आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये बन जाएगा 1 into 2 3 -2 into 5 plus 3 into 1। फिर नेक्स्ट हो जाएगा ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये जो एलिमेंट होता है वो होता है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा -4 into 2 plus 2 into 4 plus 5 into 2। फिर ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये जो एलिमेंट है उसका प्लेस हमें पता है, कौन सा प्लेस है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ से सेकंड रो इससे निकालो और सेकंड कॉलम इसका, -4 into 3 -4 into 3 plus 2 into 5 plus 5 into 1। ये आपका मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो गया। अब इनको लिखते हैं, ये हो जाएगा -8 plus 2 -6 और ये +6 0 हो गया। ये हो जाएगा 3 plus 3 6 -10 तो -4 हो गया। ये हो जाएगा -8 plus 8 और ये 10 हो गया। ये हो गया -12 plus 10 plus 5 15 -12 तो ये हो जाएगा 3। ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो गया। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ, किसी को डाउट है कि ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट कैसे हुआ? शायद 0 की जगह 1 नहीं आएगा, 0 ये 0 में 1 कैसे होगा बेटा? -8 plus 6 plus 2, तो 2 - 8 plus 6 ये तो 0 होता है ना? ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक और प्रोडक्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। देखिए, ये आपका हो गया 3 - 2 3 0 2 4 3 0 2 4। एक मैट्रिक्स ये हो गई। दूसरी मैट्रिक्स है x y x x x y x x और वो इक्वल टू है 3 3 3y 3y 10 हो गया। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, मल्टीप्लिकेशन का और इक्वल का। फिर हमें x और y ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से,
क्वेश्चन तो सही है। देखिए इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। ये दोनों इक्वल है तो प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आना चाहिए, ये 3 क्रॉस 2 का मतलब हो सकता है एक्स और वाई की कुछ ना कुछ रियल वैल्यू मिल सकती है। अब हम प्रोडक्ट करते हैं। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये बन गया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 3 × x - 2x तो x आ गया ओनली। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम तो 3y - 2x 3y - 2x। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 3x, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3y, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2x + 4x मतलब 6x, और ये थर्ड रो सेकंड कॉलम 2y + 4x 2y + 4x। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल 3y 10 और 10। चलिए अब हम वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले इसको देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो x तो मिल गया आपको 3। फिर इसको देखिए ये 3x = 3y, 3x और 3y इक्वल हो जाएंगे तो x = y, पर x कितना है 3 तो y कितना हो जाएगा 3। तो x और y की वैल्यू 3 मिल गई। अब सारे चेक कर लेते हैं, ध्यान दें हमें सारे चेक करने हैं क्या ये सही है। इसमें पुट करके देखिए y की जगह 3 तो 9 हो जाएगा -6, 9 - 6 3 सही है। अब ये 3y तो 3y के इक्वल है। ये 6x है, 6x = 10 तो x की वैल्यू 3 है, 6 × 3 = 18 है। तो यहाँ पे 18 होना चाहिए या तो, ठीक है, या तो 18 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं y की जगह 3 तो 6 + 12 18 तो ये 10 और 10 की जगह या तो 18 होना चाहिए या फिर क्वेश्चन रॉन्ग। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन लिखने में मैंने मिस्टेक की है। हाँ क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई है। ये आपका y और x है, कोई बात नहीं। प्रोडक्ट तो समझ गए आप, चलिए फिर से कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3y - 2x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3y - 2x। ये तो सेम ही आएगा फर्स्ट और सेकंड कॉलम 3y - 2x। ये बन गया 3y, ये बन गया 3y, ये बन गया 2y + 4x 2y + 4x 2y + 4x, और ये भी नहीं है। अब कंपेयर करते हैं वैल्यूज को, तो ये बन गया आपका 3x, ये 3x बनेगा क्या 3y बनेगा, सर 3y बनेगा। अब कंपेयर करते हैं वैल्यूज को, तो ये मिल जाएगा आपको 3y - 2x = 3 and 2y + 4x = 10। अब क्या करें, यहाँ से x की वैल्यू या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 6y - 4x = 6। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 6 और 2 8y, ये 0 हो गया, ये हो गया 16, देन y = 16/8 मतलब 2। y की वैल्यू 2 आ गई, वो y की वैल्यू आप इसमें से किसी में भी पुट कर सकते हो। इसमें पुट करी y की वैल्यू 2 तो ये हो जाएगा 4 + 4x = 10, then 4x = 6, then x = 3/2। अब सही है, तो x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 2। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना आ गया, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आ गया? इन दोनों एग्जांपल से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ गए आप लोग? ओके चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगर आपको समझ में आया है तो मैं यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखता हूँ, तो मुझे सॉल्व करके बताइए कि कैसे होगा ये प्रोडक्ट और कितना होगा।
ये अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया है तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ n मैट्रिसेस ये है 1 1 0 1 1 2 0 1 1 3 0 1 और ये बन जाएगा 1 n 0 1 is equal to 1 3 7 8 0 1, then find n. n is what? चलिए n की वैल्यू बताइए। आपके पास 1 मिनट है आपके पास, मुझे n की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी n की वैल्यू। n की वैल्यू तो बताई है राज महेश्वरी ने भी, देवर्ष ने भी और केविन ने भी। चलो मैं आपको बताता हूँ कि n की वैल्यू क्या होगी। देखिए ऐसी कितनी मैट्रिक्स है, n मैट्रिक्स है, क्या उन सभी मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे एक फाइनल मैट्रिक्स आएगी 2 क्रॉस 2। उस फाइनल मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से कंपेयर करके फिर n की वैल्यू फाइंड, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा फाइनल मैट्रिक्स क्या होगी। या तो हम ये काम करते हैं तो इन सभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते जाओ, या फिर कोई भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके हम उसको सीक्वेंस देख लेते हैं कि किस तरह से वो बन रही है और आगे कैसे बननी चाहिए दूसरी वाली। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1 into 1 plus 1 into 0, तो ये 1 हो गया। 1 into 1 2 plus 1 3 हो गया। 0 into 1 तो ये 0 हो गया। 0 into 2 plus 1 into 1 1 हो गया। ये सिर्फ मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट किया। अब इसका प्रोडक्ट मैं इसके साथ करता हूँ, ध्यान देना क्या किया 1 3 0 1। ये 1 into 3 ये हो जाएगा 1 into 0, तो ये आ गया 1। 1 into 3 into 3 और 1, ये कितना हो जाएगा 1 into 3 3 plus 3 plus 3 6 हो रहा है। और ये कितना हो जाएगा 0 into 1 0, और ये कितना हो जाएगा 0 into 3 0 plus 1 into 1। मतलब हो क्या रहा है, जैसे जैसे मैं मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा बना 1 plus 2, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसा बना, ऐसा बना। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। आपको यही काम करना है इस तरह के क्वेश्चन में जिसके अंदर बहुत सारी मैट्रिक्स गिवन हो। इसका मतलब ये नहीं कि सभी का प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब आप 1 या 2 का प्रोडक्ट करके पैटर्न को समझ जाओ कि क्या पैटर्न बन रहा है। अब इसका मतलब आगे मैं जितने भी प्रोडक्ट करता रहूँगा तो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो कहाँ तक प्रोडक्ट करना है, एंड तक। तो इन सभी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन सभी मैट्रिक्स का वो ये आएगा 1 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n और 1। और ये किसके इक्वल है 1 3 7 8 0 और 1। अब इसका सम कितना होता है 1 से n तक का सम n into n plus 1/2, वो इसके इक्वल हो जाएगा 1 0 3 7 8 और ये। अब देखो कंपेयर करो 1 1 के इक्वल है, बिल्कुल है। 0 0
1 1, तो ये वाली टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2 इक्वल टू 378। ठीक है, अभी 2 से मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करो। दूसरा है कि मान लो मैं बोलता हूँ कि n की वैल्यू 27 पुट करता हूँ, 27, तो ये कितना बनता है, ये 27 और ये 27 प्लस 1 28 बाय 2 14, 27 इंटू 14 करेगा, तो देखिए क्या 378 मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो n की वैल्यू आ गई 27। अब आप मुझे बताइए क्या ये आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए? GES का मतलब क्या होता है बेटा? ये बिग फन कौन है? बिग फन बेटा अपना नाम लिखो, ये बिग फन किसने लिखा है? जिसने भी लिखा है बिग फन वो अपना नाम लिखो, नहीं तो मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। और पहले रोल नंबर, ओके। हाँ देखो, पहले हमने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, इन दोनों के प्रोडक्ट से ये मैट्रिक्स मिला, उसमें ये टर्म ये और ये तीनों तो सेम थी, बस इसमें इतना चेंज हो गया कि इन दोनों का प्लस हो गया। फिर इस मैट्रिक्स को मैंने इसके साथ प्रोडक्ट किया, उसमें भी इतना ही चेंज हुआ कि ये इन तीनों का प्रोडक्ट हो प्लस हुआ है इसी में, बाकी सबसे। नेक्स्ट वाले के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, +4 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले के साथ +5, फिर नेक्स्ट वाले के साथ +6, अप टू n तक कर दूंगा तो +n हो जाएगा, बाकी टर्म तो ऐसे ही रहेगी। अब इसका सम का फॉर्मूला होता है 1 से n तक का, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो इस टर्म को मैंने इसके इक्वल पुट किया, n की वैल्यू मिली 27। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब ये वाला आप तो मुझे करके बताएंगे, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। डिफाइन A इक्वल टू, A कोई मैट्रिक्स है 0 1 3 0, और फाइंड ए वर्टिकल, फाइंड ए वर्टिकल मैट्रिक्स, find a vertical matrix V such that, आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करना है, कहां से फाइंड करना है, वो यहां से फाइंड करना है। A is to 8 plus A is to 6 plus A is to 4 plus a स्क्वायर प्लस i और इनटू v इक्वल टू होना चाहिए 0 और 11। चलिए अब आपको फाइंड करना है v फाइंड करके बताइए।
चलिए रिफाइन करके बताइए। जल्दी करो। मैं आपको पैटर्न बता चुका हूं। वेरी गुड। ये केविन ने आंसर बताया है, शाह केविन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और कोई बताएगा? अच्छा ऐसा है दिशा। चलो फिर मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जब भी आपको जो प्रोडक्ट है उसमें पावर है वो 2 से ग्रेटर है, बहुत सारी पावर, तो एक काम आपको हमेशा करना रहेगा कि पहले इसका स्क्वायर करके देखें, मतलब प्रोडक्ट करके देखें एक बार a इंटू a का क्या मिल रहा है। इससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा, क्योंकि ये कभी भी नहीं चाहेंगे थ्योरी के अंदर कि आपको पावर 8 तक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवाए, क्योंकि आपके पास 1 मिनट का टाइम रहता है। बस ये आपको समझना रहेगा कैसे। जैसे ये है 0 1 3 0 और दूसरा है 0 1 3 0, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? रो कॉलम कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3 3। फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये हो गया 0। फिर ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 0 प्लस 3 इंटू 1, ये 3 आ गया। ठीक है, अब ध्यान दें, ये जो 3 है मैं 3 कॉमन निकालता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 1 0 0 1, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। 3i 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। ये है a स्क्वायर, ध्यान देना a स्क्वायर क्या मिला? 3 टाइम्स ऑफ i। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ वो देखिए, मैंने इसको लिखा a स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस a स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस a स्क्वायर प्लस i, और ये इंटू v इक्वल टू 0 11। क्लियर है? अब मैं a स्क्वायर की जगह 3i पुट करूंगा जहां भी a स्क्वायर है, तो ये आ गया 3i होल पावर 4, 3i होल पावर 3, 3i होल पावर 2, 3i प्लस i, और होल प्रोडक्ट v इक्वल टू 0 11। ठीक है, अब देखिए कितना बनेगा। 3 टू दी पावर 4 कितना होता है? 3 टू दी पावर 4 81, ये बन गया 81i प्लस 27i प्लस 9i प्लस 3i प्लस i। अब आप बोलोगे कि आपने i की पावर 4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी कितनी पावर लगाओ वो उतना ही रहता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर करो तो भी वही i रहेगा, क्यूब करो, पावर 4 करो, 5 करो, उतना ही रहता। अब ये इंटू v इक्वल टू 0 और 11। अब देखिए ये कितना हुआ? 81 और ये 9, कितना मिल जाएगा आपको? 90, 90 और 27 और 3 30, 120 और ये i 121 इंटू v इक्वल टू 0 और 11। ठीक है, अब 121i है ये। ठीक है, तो 121i को मैं ऐसे लिखता हूँ
121, आई को मैंने लिखा 1001 और ये v। अब आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि अगर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो इस v का क्या ऑर्डर होना चाहिए? v का क्या ऑर्डर होना चाहिए? आप में से मुझे कौन बताएगा v का क्या ऑर्डर होना चाहिए? राज क्या बता रहा है तुम? बाकी सबने सही बताया। 2 क्रॉस 1 होना चाहिए, 2 क्रॉस 1 होना चाहिए ऐसा, a और ये b। अब देखो हम क्या करते हैं, ये 121 तो स्केलर मल्टीपल है, पहले इनका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इनका प्रोडक्ट, फिर ये 121 से प्रोडक्ट करके और फिर मैं बोथ साइड कंपेयर कर लूंगा तो वैल्यू मिल जाएगी। ये 121, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या मिला 1 into 0 तो ये आ गया a, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया b और ये आ गया 0 और 11, ठीक है। अब 121 से मल्टीप्लाई किया तो 121a 121b ये इक्वल है 0 और 11 के। कंपेयर किया तो 121a इक्वल टू 0 देन a इक्वल टू 0, 121b इक्वल टू 11 देन b इक्वल टू 11 बाय 121 मतलब 1 बाय 11। तो a और b ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दो तो v आपको मिल जाएगा यहाँ से। अगर मैं v लिखने जाऊँ यहाँ पे लिख देता हूँ v, ये बन जाएगा आपका 0 and 1 by 11, ये v मैंने फाइंड किया। आप में से जिस किसी को भी डाउट है वो पूछ सकता है, आप में से किसी को भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। है आप में से किसी को डाउट? आप में से किसी को डाउट है? नो डाउट। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ये क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और क्या क्या थ्योरम है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दे रखी है। If alpha and beta are roots of the equation, roots of the equation 1, 25, 0, 1 by 2, minus 1, 1 by 2 होल पावर 5, ये बन जाएगा आपका 1 minus 1 2 0 होल पावर 10 और ये बन गया 0 1 by 2 minus 1 1 by 2 होल पावर 5 into x square minus 5x plus 20 और x plus 2 equal to 40. Then find the value of
1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। करना क्या है, मैंने अभी आपको 2 से 3 क्वेश्चन कराए थे जिसमें आपको बताया था कि जब प्रोडक्ट कर रहे हैं उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पावर। अच्छा क्या लिखा है, हाँ हमेशा, हाँ जब पावर बहुत ज़्यादा है ना, जैसे इसके देखो 5 और 10, सिंगल पावर प्रोडक्ट तो समझ में आ जाता है कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, तब तक तो ठीक है। उससे ज़्यादा पावर हो तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है, ठीक है, वो पैटर्न हमें समझना है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 10 है और इसकी पावर 5। अब ये कुछ ना कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि मान लो आपने इसको लेट कर लिया कि ये ए मैट्रिक्स है, इसको लेट कर लिया कि ये बी मैट्रिक्स है, इसको ये फिर ये हो जाएगा। अब इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 10 है और इसकी पावर 5, मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, ये ए की पावर 5, बी की पावर 5, बी की पावर 5 और ए की पावर 5। तो ये बात करना चाह रहा है ए बी और बी ए के बारे में, ये इतना समझ में आ गया है ना, क्योंकि ए बी की होल पावर भी 5 हो जाएगी और बी ए की होल पावर भी 5 हो जाएगी। अब आपने ए लेट किया इसको और बी लेट किया इसको, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ए बी प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ। ए बी कितना मिलेगा, ए है आपका 0 1/2 माइनस 1 1/2, बी है आपका 1 माइनस 1 2 और 0। अब ये देखिए प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, 1/2 इंटू 2 1, फिर ये प्रोडक्ट इधर आ जाएगा 0 इंटू माइनस 1 0, 1/2 इंटू 0 0, ये प्रोडक्ट हो जाएगा 1 और माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 0, ये हो जाएगा 1 और प्लस 0 1। तो ए बी तो मुझे मिल गया 1 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, ये तो आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। अब बी ए फाइंड कर लेता हूँ, बी ए ये क्या होगा, बी ए हो जाएगा 1 माइनस 1 2 0 और ये है 0 1/2 माइनस 1 1/2। इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लेते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका 1, इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो 1/2 माइनस 1/2 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू माइनस 1 0, 2 इंटू 1/2 1 प्लस 0 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये पावर देखते ही आप ये समझ गए होंगे कि आपने अगर इसको ए बोला इसको बी बोला तो कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न जरूर बन रहा होगा, ठीक है। तो अपनी सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि हमें इसको ऐसा लिखना है, क्या है, मैं इसको लिखता हूँ 125, इसको लिखता हूँ ए बी होल पावर 5, फिर इसको लिखता हूँ बी ए होल पावर 5, और ये जो बाकी टर्म लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 x प्लस 2 इक्वल टू 40। अब देखिए ए बी कितना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसकी पावर 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। बी ए कितना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी पावर 5 वही रहेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रहने वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रहने वाला है। अल्टीमेटली होने क्या वाला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, इन दोनों का। अब ये सारी चीजें प्रोडक्ट है, आप में से बहुत सारे बच्चे इसको देखते ही छोड़ देते हैं कि इतना बड़ा मेरे से होगा नहीं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ ट्राई करते लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, अब आगे क्या होगा। अब इसमें देखो करना क्या था, सिर्फ इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके और फिर x और y, x ढूंढना था, x के दो रूट ढूंढने थे, अल्फा और बीटा, बस इतना सा काम। समझ गए? तो पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये है 1 और 25, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 x प्लस 2 इक्वल टू 40। अब यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का है, इसका मतलब ये भी 1 क्रॉस 1 का ही बनेगा। देखिए कैसे, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है। प्रोडक्ट होने के बाद 1 क्रॉस 1 बनेगा। अब देखिए इसका प्रोडक्ट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट आएगा, ये इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20, ये तो 1 के साथ हो गया, 25 के साथ तो प्लस 25x प्लस 50 इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स ये 40। अब ये कितना हुआ ध्यान से देखिए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25x, तो x स्क्वायर प्लस 20x हुआ और 20 प्लस 50 कितना हुआ 70,
और इक्वल टू 40 है, तो 70 माइनस 40 30 हो, ये आ गया आपका 30 इक्वल टू। अब हमें इसको ब्रेक करना, ठीक है। कैसे ब्रेक करेंगे? 20 प्लस 50 70 माइनस 40 30 और ये हो गया 20x, ओके करेक्ट है। अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि अगर इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? कौन बताएगा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? वेरी गुड, माइनस ऑफ 20। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 30। ये दोनों ही वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पे क्या पूछा, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट करता हो तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पूछ रहा है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा है माइनस 20, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस अल्फा इंटू बीटा 30, तो ये आ गया 30 प्लस 20 50 प्लस 1 इक्वल टू 51। ये आपका आंसर है। अब बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? आप में से कोई है ऐसा जिसको समझ में नहीं आया तो आप बिंदास पूछ सकते हो। हाँ देवर्स, रिपीट करना है। क्या रिपीट करो बेटा? ए बी और बी ए समझ में आ गया आपको? ए और बी का प्रोडक्ट, बी और ए का प्रोडक्ट। हाँ, उसके बाद अच्छा ये रिपीट करना है 125 वाला मैट्रिक्स और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 x प्लस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा वो रिपीट करना है। लास्ट है, ओके ठीक है। हाँ देखिए, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, बस यही आएगा एक ही एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 2, 25 इंटू एक्स प्लस 2 होता है 25x प्लस 50, वो इक्वल टू 40 है। तो ये रहा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 5x प्लस 25x, तो प्लस 20x, 20 प्लस 50 70 और माइनस 40 30। अब इसके दो रूट है, ये मैंने पहले आपको अल्फा बीटा दो रूट है, सम ऑफ रूट हो जाएगा माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय। अब ये दोनों वैल्यू इसके अंदर प्रोडक्ट करके पुट कर दी, आपको आंसर मिला 51। समझ गए आप? हाँ, ए बी टू दी पावर 5 और बी ए टू दी पावर 5 कहाँ गए? ये अच्छा क्वेश्चन देखो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करता हूँ 2 क्रॉस 2 से, तो वो ए ही बन जाता है। इसका ये ए बी इंटू बी ए, ये आई हो गया, आई की पावर 5 आई रहेगा, ये आई की पावर 5 आई रहेगा, वो दोनों आई आपस में प्रोडक्ट करके और फिर एक नया आई बन गया, ये नया आई बन गया, वो आई इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये खुद ही बन गया। समझ आ रहा है? ये आई इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये खुद ही बन गया, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये बन गया। क्या कुछ समझ में आया? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बहुत सारे बच्चे आके चले जाते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको कि आप लोग अगर इस भरोसे बैठे हो कि मास प्रमोशन हो जाएगा तो अब भूल जाओ, जो होना था वो हो गया, तुम लोगों के एग्जाम होने ही वाले हैं।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो ऐसे ही कह रहे हैं तो फिर आप भुगतोगे, पहले बता देता हूँ। जैसे जेई के एग्जाम देखो कितना लंबा टाइम खींच गया, लेकिन होने वाले तो होने ही वाले। 2 अटेम्प्ट हो गए, 2 अटेम्प्ट भी होंगे, चाहे वो अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, होने वाले। आपके भी एग्जाम होंगे ही, तो ये बिल्कुल भी भरोसे मत बैठना कि मास प्रमोशन हो गया हम तो ऐसे ही पास हो गए। दिमाग में से निकाल ही देना बिल्कुल। और अगर फिर भी मजाक लगती है बातें तो फिर भुगतने के लिए तैयार है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट देखो, अगर 2 मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट ए बी वो 0 मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ये ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आइदर ए 0 और आइदर बी 0, आइदर ए 0 और बी 0। कोई जरूरी नहीं है कि 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कोई एक 0 होगा ही होगा। 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी 0 होता है, ठीक है। आपको एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूं कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 कैसे होता है, वो भी आप देख लीजिए। जैसे एक एग्जांपल है मैट्रिक्स, दूसरी पेन से लिख देता हूं। एक ये एग्जांपल है, ए एक मैट्रिक्स है 0 0 -1 और +2। दूसरा बी मैट्रिक्स है 5 5 और 0। देखिए, ना तो ये 0 मैट्रिक्स है और ना ही ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मैं करने जा रहा हूं। प्रोडक्ट तो क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना मिला 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या मिला 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0। तो ए बी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। दिस डज नॉट इंप्लाई दैट आइदर ए 0 और बी 0 कि ए 0 होगा या बी 0, बिल्कुल मतलब नहीं। बट इफ ए 0 और b equal to 0, then this implies that AB equal to 0, AB must be 0, ठीक है। अब ये तो मैंने क्या बातें बताई कि AB का प्रोडक्ट 0 है तो जरूरी नहीं है कि A या B दोनों में से कोई एक 0 या दोनों 0 होनी कोई जरूरी नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक 0 है, एटलीस्ट 1 0 है या दोनों 0, तो उनका प्रोडक्ट है वो नेसेसरी कंपल्सरी है, वो 0 आएगा ही आएगा। तो इनका प्रोडक्ट 0 आना ही आना है अगर इनमें से कोई 0 है। लेकिन आपको ऐसा दे दिया गया है कि प्रोडक्ट 0 है तो ए और बी क्या होगी, क्या 0 होगी, जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी। उसका ये रहा बेस्ट एग्जांपल, ये नॉन 0 है फिर भी इनका प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी 2 है कैंसिलेशन। देखो, इफ AB equal to BC does not imply that B equal to C। AB और BC, ठीक है, ये दोनों इक्वल है इन दोनों, तो इसका ये बिल्कुल मतलब AB और AC, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि B और C इक्वल होंगे। आपने A को A से कट कर दिया, बोले B और C इक्वल है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि B और C इक्वल ना हो और A कोई ऐसी मैट्रिक्स हो, जैसे मान लो कि आपके पास ये जो A है वो 0 मैट्रिक्स है और B कोई भी मैट्रिक्स है नॉन जीरो, C है वो भी कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो, तो 0 इंटू नॉन जीरो 0 होगी, 0 इंटू नॉन जीरो 0 होगी। इसमें B और C के इक्वल होने का कोई मतलब ही नहीं, फिर भी दोनों की वैल्यू है वो इक्वल है। समझ गए?
हाँ देखिए, AB इक्वल टू AC है एंड दिस डज नॉट इंप्लाई दैट B इक्वल टू C, ये जरूरी नहीं तो B और C इक्वल, समझ गए? ठीक है। थर्ड है, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसी भी तरीके से तो आपको A ही मिलेगा। नेक्स्ट है फोर्थ, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि A और B का प्रोडक्ट और B और A का प्रोडक्ट, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नॉट नेसेसरी। ध्यान देना कि ये जरूरी नहीं है, हो भी सकते और नहीं, नॉट नेसेसरी। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान देना कि हम लोग ऐसा लिखते हैं ना a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बनता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। आप इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, जब तक कि आपको ये कहा ना जाए कि ए बी इज कम्यूटेटिव, मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। अगर ये कहा जाता है कि किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट इक्वल हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इक्वल हो। अगर इक्वल है तो आप सीधा लिख सकते हो, अगर इक्वल नहीं है तो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, आप इक्वल लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इफ ab इक्वल टू b है, कम्यूटेटिव है, और ये इफ ab इज नॉट इक्वल टू b तो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। फिफ्थ है एसोसिएटिविटी, इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर होती है। कैसे? जैसे मैं बोलता हूँ कि 3 मैट्रिक्स को आपको प्रोडक्ट करना है, तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि पहले आपने कौन सी मैट्रिक्स चूज की, इसकी वैल्यू सेम रहती है। चाहे आप पहले इन दो का प्रोडक्ट करके फिर इसके साथ करो, चाहे आप पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसके साथ करो, वो सेम रहेगा। ठीक है, फिर 6 है आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या चीज है? ये आपके एनसीईआरटी वाली चीजें बता रहा हूँ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये होती है कि मान लो आपने बोला ए है, इसको किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो कि मुझे यही मिल जाए, ए ही, तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है यही होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ गए? अब मैं इनवर्स की बात करता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 7 प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ए कोई मैट्रिक्स है, आप इस ए को किस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। इस ए को इसी ऑर्डर की किसी एक मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करने पे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो B इज इनवर्स ऑफ A, B इज इनवर्स ऑफ A, इनवर्स ऑफ A। इसका मतलब B को आप A इनवर्स लिख सकते हो, A into A इनवर्स इक्वल्स टू I, therefore B इक्वल टू A इनवर्स। इसका मतलब ये होता है कि A into A इनवर्स करूं या A इनवर्स into A करूं, इससे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि जिस मैट्रिक्स का ये इन्वर्स है उसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई?
हाँ रिवर्स लास्ट प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी। हाँ ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया? अब आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ थ्योरम गिवन है। एनसीईआरटी बुक के अंदर कुछ थ्योरम दे रखी है। देखिए क्या क्या थ्योरम है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स हो सकता है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स का कभी भी इन्वर्स पॉसिबल नहीं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ही इन्वर्स हो सकता है। उसमें से भी सारी के सारी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होता। कुछ ही स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब वो कैसे डिसाइड होगा वो मैं डिटरमिनेंट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स पॉसिबल है। ऐसा क्यों होता है उसको समझिए। पहले तो इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है? लेट A be a square matrix. Square matrix of order m या n order and B be another square matrix, another square matrix of सेम ऑर्डर, उसी ऑर्डर की, सच दैट ए बी का प्रोडक्ट या फिर बी ए का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मिल रहा, अगर ये कंडीशन है देन बी इज एन इनवर्स ऑफ ए, यानी बी है वो ए का इनवर्स हो जाएगा। अब ये क्या चीज मैंने बता दी को मैं आपको बता, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो इन्वर्टिबल है। ए बी ए इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, आप लिख देते हैं यहाँ पे इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि बहुत सारी स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहली बात तो जितने भी मैट्रिक्स है सभी मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। दूसरी चीज, इसमें से कुछ ही स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिनका इन्वर्स पॉसिबल, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया ए, और बी कोई ऐसी मैट्रिक्स है, बी उसी ऑर्डर की ऐसी कोई मैट्रिक्स है कि मैं ए के साथ उसका प्रोडक्ट करूं, ए बी या बी ए, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि ए के साथ प्रोडक्ट करने पे आइडेंटिटी मिल रहा है, तो वो मैट्रिक्स है वो इस ए की इन्वर्स मैट्रिक्स हो जाएगी। ये डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की। क्या ये बात समझ में आई? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है, क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, हाँ, बी है वो ए का इन्वर्स हो जाएगा। ये कब होगा? जब ए को बी के साथ प्रोडक्ट करो या बी को ए के साथ आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तो बी है वो ए का इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट थियरम है, आपकी बुक के अंदर कोई थियरम है, थर्ड या फोर्थ जो भी नाम है आप देख लेना, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। इसका मतलब है किसी भी इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो यूनिक होता है। इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो यूनिक होता है, मतलब किसी एक ही स्क्वायर मैट्रिक्स की दो या उससे ज्यादा इन्वर्स मैट्रिक्स नहीं हो सकती। अगर है इन्वर्टिबल तो एक ही होगी, यूनिक होगी। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, हम लोग कई बार कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का मतलब होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि ये रॉन्ग है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, फिर हम उस रॉन्ग को रॉन्ग प्रूव करते हैं तो हम सही पे पहुंच जाते हैं। ये है कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। जैसे देखिए, मैंने बोला कि B and C are two different invertible
matrix B and C are two different inverse matrix of A। ठीक है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसकी दो इनवर्स मैट्रिक्स है B एंड C। तो होगा क्या, इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन से AB इक्वल्स टू BA इक्वल्स टू I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और C भी इसका इनवर्स है A का, तो AC इक्वल टू CA इक्वल टू I होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से AB इक्वल्स टू I, B है वो A का इनवर्स है, तो AB इक्वल्स टू I होगा। अब मैं C से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, C B, ये भी हो जाएगा C इंटू I, C A B। अब ये C A की क्या वैल्यू है, देखिए C A की वैल्यू क्या है I, तो मैंने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू B इक्वल टू C इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I इंटू B हो गया, और C इंटू I C हो गया। ये दोनों तो इक्वल आ गई। अब हमने क्या लाइन किया था कि दोनों मैट्रिक्स ऐसी है डिफरेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो क्या होता है, यूनिक होता है। इन्वर्टिबल इनवर्स मैट्रिक्स का, इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स है वो यूनिक होता है, दो अलग अलग मैट्रिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, एंड लास्ट थियरम है थियरम 4 या 5 जो भी नाम है, वो है AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। अब ये कहां से मिला इसको समझिए। अभी मैंने आपको क्या बोला कि B इज इनवर्स ऑफ A, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं AB कोई मैट्रिक्स है, अब इसका कोई इनवर्स है AB होल इनवर्स, तो A ये एक मैट्रिक्स, उसका इनवर्स, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। अब मैं क्या करता हूं, A इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूं, प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, तो A इनवर्स इनटू A B और AB होल इनवर्स इक्वल टू इधर आ जाएगा A इनवर्स इनटू I, मतलब A इनवर्स। अब ये A इनवर्स इनटू A ये I हो गया, I इनटू B AB होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स। अब I इंटू B तो B होता है, ये आ गया B इंटू AB होल इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स। अब मैं B इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ये B इनवर्स आ गया, ये B इनवर्स आ गया। अब B इनवर्स इंटू B तो I होता है, I इंटू AB तो AB रहेगा, AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ये हो गया प्रूव आपका AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ठीक है, मतलब ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। इसकी जगह अगर ऐसा हो A B C होल इनवर्स, तो ये चलेगा C इनवर्स B इनवर्स और A इनवर्स। ठीक है, ये थे कुछ थ्योरम जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको एक्सरसाइज करनी है 3.3, उसके एग्जांपल इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करनी है आपको। ठीक है, फिर कल आप उसके डाउट पूछना। आज के लिए इतने, आप स्क्रीनशॉट ले।